नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे किसने कहा नहीं बच पाएगा एक भी दंगाई। बुलडोजर एक्शन पर क्या है हाईकोर्ट का फैसला। उद्धव ठाकरे पर क्या बोल गए फडणवीस, जिस पर मचा बवाल। कुणाल कामरा की पिटाई को लेकर क्यों मचा है बवाल और क्या सीएम फडणवीस का है शायराना वार। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। नागपुर हिंसा पर मुंबई पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान, बोले एक भी दंगाई नहीं बच पाएगा, अब तक 120 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर हिंसा के दंगाइयों के घर नहीं चलेगा बुलडोजर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार, फैसले पर उठे सवाल। देवेंद्र फडणवीस के खुलासे से उद्धव ठाकरे की गजब बेइज्जती, सीएम बोले सिर्फ 4 सीटों के लिए तोड़ा था बीजेपी से रिश्ता। कुणाल कामरा ने माफी से किया इनकार, शिंदे की शिव सैनिकों और बीजेपी विधायक बोले कहां छुपेगा, बाहर तो आएगा तब बताएंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस का शायराना वार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को सुनाई खरी खरी। खबरों में सबसे पहले बात नागपुर हिंसा की। 17 मार्च को हुई हिंसा को लेकर जो जांच हुई है उसको लेकर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बड़ा बयान दिया है और कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर हिंसा में अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी क्योंकि नए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 120 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 13 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि पूरे शहर में शांति बनी हुई है और जांच के दौरान पुलिस को जो भी सबूत मिल रहे हैं उसके हिसाब से जांच आगे बढ़ाई जा रही है, यानी यहाँ पर एक भी दंगाई नहीं बच पाएगा। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा, एविडेंस और सबूत के आधार पर जांच चल रही है। साइबर टीम और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा नजर रखी जा रही है और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल काफी अच्छे से काम कर रहा है। काफी लोग इसमें पहचाने गए हैं और एविडेंस के आधार पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आयत लिखी चादर जलाए जाने की अफवाह फैलने के बाद यह हिंसा भड़क गई। नागपुर के कई इलाकों में पथराव किया गया, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि शहर में पिछले हफ्ते हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के 2 मंजिला मकान को भी बुलडोजर एक्शन के बाद ढहा दिया गया और उस वक्त भी पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यहां पर एक दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के महल इलाके के मकान को भी गैर कानूनी रूप से उसके हिस्से को ढहाया गया है। हिंसा के सिलसिले में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी के नेता खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बॉम्बे हाईकोर्ट की। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ता की संपत्तियों पर गिराने पर रोक लगा दी है, यानी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई। हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले संपत्ति के मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जाहिर की। याचिकाकर्ता के तौर पर अवैध हिस्से के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे और फहीम की संपत्ति को सोमवार दोपहर हाईकोर्ट के आदेश के पारित होने से पहले ही गिरा दिया गया था। कोर्ट ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई अब 15 अप्रैल को है। जज नितिन सांबरे और जज वृषाली जोशी की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की और पीठ ने सवाल किया कि अवैध हिस्सों को ढहाने से पहले मकान मालिकों से बात क्यों नहीं की गई, यानी उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई। बेंच ने यह भी कहा कि यह एक्शन संपत्ति के मालिकों की बात सुने बिना ही दंडात्मक तरीके से किया गया और ये पहला मामला नहीं है जब कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई हो। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर आदेश पारित किया था और कहा था पूरे देश में इसका पालन किया जाना चाहिए। नवंबर 2024 में पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्यों में कानून का राज होना चाहिए। किसी की संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं आप ध्वस्त कर सकते। अगर कोई दोषी भी है तो भी कानूनन उसका घर गिरा सकते हैं। आरोपी और दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। मनमाने ढंग से संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने पर अधिकारियों को जवाब देना होगा। अगर किसी अधिकारी ने मनमानी तरीके से कार्रवाई की तो उसे सजा दी जाएगी। अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है। आरोपियों और दोषियों के पास भी कुछ अधिकार है। सिर्फ आरोपी होने पर घर गिराना कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी शख्स का मनमाने ढंग से मकान गिराया जाता है तो मुआवजा मिलना चाहिए। अभी फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और नगर निगम के अधिकारियों से जवाब मांगा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। 11 साल पहले उद्धव ठाकरे के फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल कर दिया। उद्धव ठाकरे की एक जिद की वजह से बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार की अगुवाई का मौका मिला। फिर एक दक्षिण में नए गठबंधन बने, पार्टियां टूटी, राजनीतिक दल भी सामने आए। अपने एक फैसले की वजह से उद्धव ठाकरे का गुट विपक्षी दल के तौर पर कमजोर होता चला गया। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कैसे सिर्फ 4 विधानसभा सीटों के लिए उद्धव ठाकरे ने 2014 में बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। 2019 में सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान हुई थी, जिसके बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोधी हो गई। 2014 एक ऐसा भी वक्त था जब बीजेपी अपने सहयोगी शिवसेना को ज्यादा सीटें और सीएम पोस्ट देने का ऑफर दिया गया था, मगर उद्धव ठाकरे ने सिर्फ 4 सीटों के लिए गठबंधन तोड़ दिया। 2014 में ही पहली बार उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच खटास सामने आई थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव में उतरे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल पुराने वाकये का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उद्धव के एक फैसले की वजह से बीजेपी को पहली बार महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मौका मिला था। पहली बार बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन टूटने की वजह बताते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि 2014 में दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई थी। शिवसेना 151 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि बीजेपी 127 सीटों पर उसने दावा किया था। बीजेपी ने शिवसेना को सीएम पद देने का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन उद्धव ठाकरे को यह मंजूर नहीं था। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 122 सीटें मिली और देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाई। बाद में शिवसेना भी फडणवीस सरकार में शामिल हुई। इस बदलाव ने बीजेपी को बड़ा भाई बनने का मौका दे दिया। अगर शिवसेना 4 सीटों के लिए नहीं अड़ती तो बीजेपी महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर ही रह जाती। 2019 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तक बीजेपी शिवसेना में गठबंधन कायम रहा, मगर सीएम पद की टीस उद्धव ठाकरे के दिल में बनी रही। विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद शिवसेना सीएम पद पर अड़ गई। बाद में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। नए गठबंधन के बाद शिवसेना में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। फिर एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। शिंदे को देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी का समर्थन मिला। 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ महायुति की सरकार बनाई। इसके बाद जो हुआ उससे महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से बदल गई, यानी शिवसेना से एक और शिवसेना बनी, वहीं एनसीपी से एक और एनसीपी अलग हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। इधर पुलिस ने भी पेश होने का समन जारी किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अजीत पवार डिप्टी सीएम ने एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के बारे में कहा था। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल ने कुणाल कामरा पर कहा है कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी ना मांगने की बात करना उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि उनको शिवसेना छोड़ देगी। आदित्य ठाकरे ने कुणाल कामरा के समर्थन में बयान दिया, जिस पर मंत्री ने कहा कि आदित्य ठाकरे तो वकील हैं, उन्होंने उनकी वकालत की होगी। गुलाब रघुनाथ पाटिल ने कहा, आप दाढ़ी वाला, रिक्शा वाला और चश्मे वाला बोलेंगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहाँ छुपेगा। मुख्यमंत्री ने सरकार के बारे में बताया है, शिवसेना अपना रूप बताएगी। वहीं अजीत पवार गुट के नेता और विधायक अमोल मिटकरी ने कुणाल कामरा को चेतावनी देते हुए कहा कि खुद को बचाने के लिए अजीत पवार का नाम लिया तो शिवसेना का रिएक्शन देखा है, वैसे ही एनसीपी का रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। अमोल मिटकरी ने कहा है कि कांग्रेस अगर टूटे हुए स्टूडियो को बनाने की बात कर रही है तो उन्हें नागपुर में या सतीश भोसले उर्फ खोखिया के घर जो तोड़े हैं उसे भी बनाना चाहिए। बीजेपी विधायक परिणय फुके ने कहा कि कुणाल ने जो कहा है उसे सही जवाब दिया है। शिवसेना, मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार ने ऐसा कभी कुछ कहा हो। हम उसकी बातों पर क्यों विश्वास करें जो खुद के फायदे के लिए बड़े नेताओं के नाम का आधार लेता है। खबरों में अब बात देवेंद्र फडणवीस की शायराना अंदाज की। सीएम देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में शायराना अंदाज में नजर आए। उन्होंने विरोधियों को चुनौती देने के लिए अपनी मजबूती का एहसास कराया। उन्होंने साकी अमराहोवगी की लाइनें पढ़ते हुए कहा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। लाख रोके ये अंधेरा मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी आएगी उधर जाऊंगा। फडणवीस ने एक और शायरी में कहा, आप इतना भी गरज गरज कर ना बरसो कि मैं आंधी तूफान या सैलाब बन जाऊं। खैर मुझ में तो अभी साख बाकी है, आप टटोलना खुद को और फितरत को, सच बोलो आप में वो पहले वाली बात कहाँ बाकी है। इस दौरान सदन में खूब ठहाके लगे। माना यह जा रहा है कि उनका इशारा उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के साथ साथ शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस की तरफ था। दरअसल 2019 में शिवसेना से दूर होने के बाद देवेंद्र फडणवीस पिछले साल आखिरी में मुख्यमंत्री बने थे और इससे पहले करीब 5 सालों तक वो विपक्षी शिवसेना यूबीटी के निशाने पर रहे।
दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच एक बार फिर वो सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी एसपी और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और ये जो शायर था वो कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की स्थिति पर था। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।